Hello friends, welcome to my YouTube channel Study with Muskan. Here we are with the new topic and new video, Employee Provident Fund Act 1952. Okay, so now what is Provident Fund? अगर बहुत ही सिंपल वर्ड्स में हम इसको समझने की कोशिश करें तो प्रोविडेंट फंड ये वो फंड है जो धीरे धीरे करके हम इसको जमा करते हैं एंड इन फ्यूचर अगर हमें कोई इमरजेंसी आती है या कोई भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आती है हमारी लाइफ में तो हम उस मनी को उस फंड को उस टाइम पे इमरजेंसी के टाइम पे या कोई भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन के टाइम पे या वो सिचुएशन कोई भी हो सकती है जहां हमें मनी की ज़रूरत है तो ये फंड हमने जो धीरे धीरे करके जमा किया है वो हमें उस वक्त काम आ सकता है। तो ये जो प्रोविडेंट फंड है, प्रोविडेंट फंड इज अ गवर्नमेंट मैनेज्ड रिटायरमेंट स्कीम फॉर एम्प्लॉयज। सपोज अगर कोई पर्सन है वो रिटायर हो जा रहा है, अब उसकी सैलरी भी नहीं है, उसके पास उसकी जॉब नहीं है बिकॉज वो रिटायर हो गया है। तो ये फंड वो उस टाइम पे अगर उसे नीड है उसकी चिल्ड्रंस की मैरिज के लिए या उसकी फैमिली में कोई और सिचुएशन आ गई है, उसकी हेल्थ सिचुएशन या एनीथिंग, किसी भी सिचुएशन में वो इस मनी को इस फंड को वो यूज कर सकता है। तो इन दिस एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट एवरी मंथ। अब ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ एम्प्लॉय ही कंट्रीब्यूट करता है प्रोविडेंट फंड में, एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है। दोनों का एक रेशो होता है, एक परसेंटेज होता है, दोनों इस फंड में कंट्रीब्यूट करते हैं, एम्प्लॉयर भी एम्प्लॉय भी। These savings get accumulated every month and easily accessible as a lump sum amount at the retirement or at the end of the employment. जब भी ये धीरे धीरे हम इस मनी को हर मंथ धीरे धीरे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय कुछ कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं और हर मंथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय जो भी अमाउंट कंट्रीब्यूट करेंगे उससे कुछ ना कुछ मनी जो सेव होती जाएगी वो हम एज अ लमसम अमाउंट थोड़ा थोड़ा करके जमा करके हम उसको इकट्ठा जो मनी जमा हो जाएगी एज अ लमसम अमाउंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, आफ्टर रिटायरमेंट, एट द एंड ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, इसको हम यूज कर सकते हैं इस फंड को, इस लमसम अमाउंट को। इट इज ऑल्सो नोन एज द इमरजेंसी फंड, एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट इन केस ऑफ एम्प्लॉय नीड मनी फॉर मेडिकल एक्सपेंडिचर, फॉर वेडिंग, फॉर मोर्टगेज और फॉर एनी पर्सनल यूज, इट इज हैंडल्ड बाय सेंट्रल बोर्ड। सो बेसिकली बस प्रोविडेंट फंड का जो मेन फंडा है वो यही है कि ये एक फंड है जो थोड़ा थोड़ा, वो कहते हैं ना कि थोड़ा थोड़ा घड़ा भर के वो एक पूरा एक एक बूंद बन के पूरा घड़ा भर जाता है। तो वैसे थोड़ा थोड़ा पैसा जमा हो के वो लमसम अमाउंट बन जाता है और उस लमसम अमाउंट को एम्प्लॉय जो है वो अपने किसी भी इमरजेंसी में, किसी भी अपने पर्सनल यूज में वो ला सकता है बाद में जाके। आफ्टर रिटायरमेंट के बाद जब उसके पास जॉब नहीं होगी तो वो इस पैसे को यूज कर सकता है, या उसका एम्प्लॉयमेंट एंड हो गया है या जब भी उसे मनी की जरूरत होगी तो वो इस लमसम अमाउंट को यूज कर सकता है। तो यही उसका मेन मोटो है, यही प्रोविडेंट फंड का मेन मोटो है। ओके, सो नाउ देयर आर द 3 schemes कवर्ड अंडर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। ठीक है, फर्स्ट है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 1952, सेकंड है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995, थर्ड है एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम 1976। ठीक है, तो अब हमने जैसा कि समझा कि हर मंथ, एवरी मंथ एम्प्लॉयर भी कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉय भी कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो वो पूरा अमाउंट कंट्रीब्यूट होके सिर्फ एक अकेला एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में नहीं जाता है, कुछ अमाउंट एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में जाएगा, कुछ एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में जाएगा, कुछ एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम में जाएगा। अब कितना कितना जाएगा, कितने कितने परसेंटेज से जाएगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हमने समझ लिया कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 1952 होता क्या है और इससे हमें क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड होते हैं। एज वी डिस्कस्ड अर्लियर कि जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है वो कोई भी एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, एट द टाइम ऑफ हिज पर्सनल यूज, वो चाहे एम्प्लॉय के उसके बच्चों की शादी के लिए हो, उसके घर में किसी इमरजेंसी की वजह से हो, उसके हेल्थ एक्सपेंडिचर की वजह से हो, उसके एनीथिंग, फॉर मोर्टगेज, फॉर एनीथिंग ही और शी कैन यूज अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। ठीक है, सो एट द एंड ऑफ द एम्प्लॉयमेंट।
ठीक है। अब सेकेंड वाला जो है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, आफ्टर रिटायरमेंट हम जो हमारा अमाउंट इसमें जमा हो जाएगा एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में, तो आफ्टर रिटायरमेंट, पोस्ट रिटायरमेंट वी कैन यूज दैट एज अ पेंशन। ठीक है। और जो थर्ड वाला है एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम, इसमें क्या होता है, इस अकाउंट के अंदर जब जो मनी हर मंथ जमा होते जाएगा, तो हम इफ सपोज अगर एम्प्लॉय है, उसकी डेथ हो गई, तो उसकी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए, फाइनेंशियल रिलीफ देने के लिए, तो जो पैसा इस अकाउंट में जमा होगा ना EDLI में, वो उसकी फैमिली यूज कर सकती है। अगर किसी एम्प्लॉय की सडन डेथ हो गई ड्यू टू एनीथिंग, ड्यू टू किसी भी वजह से हो सकती है डेथ, सडन डेथ हो गई, तो ऐसे में उसकी फैमिली कहाँ जाएगी? उसकी फैमिली को भी तो फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए ना। तो ये उसकी फैमिली को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसमें जो भी थोड़ा थोड़ा अमाउंट जो भी जमा होते जाएगा हर मंथ, तो लाइक सपोज कभी भी अचानक कुछ हो गया, उस पर्सन को, जो सर्विंग पर्सन है, जो एम्प्लॉय है, उसकी डेथ हो गई, सडन डेथ हो गई, तो उसकी फैमिली, उसके बच्चे, जो भी उसके ऊपर जो भी उसके डिपेंडेंट मेंबर्स थे उसकी फैमिली के, वो इस अमाउंट को, इसमें जो जमा हो गया होगा उस अमाउंट को यूज कर सकते हैं। तो इसके अंदर ये 3 स्कीम्स कवर्ड होती हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 के। नाउ दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द EPF। हमने ये समझ लिया कि इसके अंदर 3 स्कीम्स कवर्ड होती हैं और ये कैसे हमको बेनिफिट देता है, बट एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय कितना अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं वो जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज द कोर पार्ट ऑफ द दिस टॉपिक, दिस होल टॉपिक। सो एम्प्लॉय का जो है वो फिक्स है। एम्प्लॉय सिर्फ 12% देता है अपनी सैलरी का, अपनी बेसिक प्लस DA का, बेसिक सैलरी प्लस DNS अलाउंस। बेसिक और DA का एम्प्लॉय जो है 12% देगा, और वो पूरा का पूरा 12% EPF अकाउंट में जाएगा। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में भी नहीं जाएगा और किसी में भी नहीं जाएगा। टोटल 12% देगा एम्प्लॉय, और वो पूरा का पूरा 12% एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट के अकाउंट में जमा हो जाएगा। ठीक है। अब एम्प्लॉयर का जो है वो समझना थोड़ा सा मेन है। एम्प्लॉयर भी 12% ही कंट्रीब्यूट करेगा। एज यू कैन सी, टोटल जो है एम्प्लॉय भी 12% कंट्रीब्यूट कर रहा है, एम्प्लॉयर भी 12% कंट्रीब्यूट कर रहा है, दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बट एम्प्लॉय का 12% जो है वो पूरा का पूरा 12% EPF में जा रहा है, और जो एम्प्लॉयर का 12% है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। किस में? 3.67% EPF में जा रहा है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अकाउंट में जा रहा है, और 8.33% एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में जा रहा है। ठीक है। तो जो हमने स्कीम पीछे समझी, तो उसमें जो इतना इतना परसेंट है, 12% एम्प्लॉय का खुद का वो EPF में जाएगा, और 3.67% जो एम्प्लॉयर का है वो भी EPF में जाएगा। बट 8.33% जो है वो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में जाएगा, ताकि पर्सन जो है, एम्प्लॉय जो है, अगर रिटायर हो जाता है, तो उसके रिटायरमेंट के बाद, उसके पोस्ट रिटायरमेंट के बाद, वो इसको, इस अमाउंट को 8.33% को एज अ पेंशन वो यूज कर सके। तो दोनों एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय इक्वल कंट्रीब्यूशन देते हैं, बट जो एम्प्लॉयर है उसका अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है EPF और EPS में। ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड चीज, इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है, इस एक्ट की जो एप्लीकेबिलिटी है, वो किसी, ये एक्ट वहीं एप्लीकेबल हो सकता है जहां 20 या 20 से ज्यादा लोग वर्क करते हो, 20 और मोर देन 20 पीपल वर्किंग में हूं, तो वहीं ये एक्ट एप्लीकेबल होगा। अब सपोज 20 या 20 से ज्यादा लोग किसी कंपनी में काम कर रहे थे, तो हमने ये एक्ट लगा दिया, ये एक्ट एप्लीकेबल कर दिया। अब थोड़े टाइम बाद एम्प्लॉयज घट गए, एम्प्लॉयज का ले ऑफ हो गया, या एम्प्लॉयज खुद छोड़ के चले गए, या कुछ भी, किसी भी रीजन से, या एम्प्लॉयज को टर्मिनेट कर दिया, या एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग। ठीक है। तो अब एम्प्लॉयज तो हो गए, समझ लो 18 या 17 या उससे भी कम। तो इफ अब इस केस में क्या होगा, if less than 20 employees in the organization,
तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन तो सेम रहेगा, एम्प्लॉय तो 12% ही कंट्रीब्यूट करेगा, लेकिन एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन घट जाएगा। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन फिर उस केस में 10% हो जाएगा, और उस 10% को हम कैसे डिवाइड करेंगे? 1.67% ईपीएफ अकाउंट में जाएगा और 8.33% सेम पहले की तरह सेम ईपीएस अकाउंट में, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में जाएगा। मतलब घटेगा कहाँ? 1.67% यहाँ ईपीएफ अकाउंट में, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड अकाउंट में वो घट जाएगा। बट ये उसी केस में होगा जब 20 से कम लोग काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो उस केस में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन सेम रहेगा 12%, बट एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन फिर 10% हो जाएगा, और उस 10% में भी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में सेम जाएगा 8.33%, और इसमें कम हो जाएगा, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में कम हो जाएगा, 1.67% हो जाएगा। नोट, नीचे नोट भी मेंशन किया है, एम्प्लॉयज होल कंट्रीब्यूशन गो इनटू ईपीएफ अकाउंट, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 12%। नाउ अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने सिर्फ उसकी बात करी, ईपीएफ और ईपीएस के कंट्रीब्यूशन की बात करी कि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कितना होगा और एम्प्लॉयर का कितना होगा। हमने एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस अकाउंट की तो बात करी ही नहीं। तो उसका ऐसा होता है कि वो जो रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ इडली है वो सिर्फ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉय नहीं करता है कंट्रीब्यूट। क्योंकि इसका, इटली का जो एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस का मीनिंग हमने जब समझा था, तो हमने ये बिल्कुल समझा था कि ये वो अमाउंट है जो अगर एम्प्लॉय की अगर सडन डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को रिलीफ देने के लिए होता है। तो ये अमाउंट, ये जो 1% जो कंट्रीब्यूट करता है वो एम्प्लॉयर करता है, नॉट एम्प्लॉय। ये 1% एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है, एम्प्लॉय की फैमिली को सपोर्ट देने के लिए, फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए, इफ अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो, ठीक है। जिसमें से 0. अब इस 1% का भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इस 1% को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वन इज 0.5% जो है इडली में जाता है, एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस में जाता है, यानी कि 0.5% ही उसको अगर एम्प्लॉय की सडन डेथ हो जाती है तो 0.5% जो हर मंथ ऐड होता जाएगा इस अकाउंट में, एट द एंड तो फैमिली को इतना सपोर्ट मिलेगा, फाइनेंशियल रिलीफ मिलेगा। मतलब 0.5% हर मंथ सेव करते जाएंगे हम इसके फैमिली को रिलीफ, फाइनेंशियल रिलीफ देने के लिए, ठीक है। और बाकी का जो 0.5% है वो एम्प्लॉयर को अब ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो पूरा एक्ट है उसको पूरा अपने ऑफिस में, अपनी कंपनी में पूरा ऑपरेट करने के लिए, हर एम्प्लॉय को ये बेनिफिट देने के लिए, सब चीजें करने के लिए कुछ एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस लगते हैं। अब ये 0.5% भी हो सकते हैं और कई जगह पे 500 रुपीज फिक्स भी होते हैं, तो इन दोनों में से कोई एक चीज, ठीक है। तो मतलब टोटल 1% में से 0.5 तो इडली में जाता है और 0.5% जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस एम्प्लॉयर पे करता है। ईपीएफओ अकाउंट, ईपीएफ जो उसने जो स्कीम अपनी अपनी कंपनी में लगाई है, तो उसको मतलब उसको अच्छे से अपनी कंपनी में ऑपरेट करने के लिए, सब चीजें करने के लिए उसे कुछ एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस भरने रहते हैं, पे करने रहते हैं, तो ये वो चीज है। तो ये सिर्फ 1% इसका रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन रहता है, जो कि पूरा का पूरा वो एम्प्लॉयर को पे करना रहता है। 0.5% इडली में जाता है और 0.5% और या फिर 500 रुपीज एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस पे करने होते हैं, बट ये पूरा का पूरा होल एम्प्लॉयर की साइड से होता है। नाउ एप्लीकेबिलिटी ऑफ ईपीएफ। तो एप्लीकेबिलिटी हमने ये पहले भी देखा, जहां 20 या 20 से ज्यादा लोग काम कर रहे हो, इट इज एप्लीकेबल वेयर ओनली वेयर 20 और मोर पीपल आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तभी ईपीएफ हम की जो फैसिलिटी है वो अपने एम्प्लॉयज को देंगे, ठीक है। और आफ्टर रजिस्ट्रेशन इनटू पीएफ, इफ कंपनी रिड्यूस द एम्प्लॉयज देन एम्प्लॉयर विल कंट्रीब्यूट 10%। ये भी हमने डिस्कस किया पहले कि अगर बाद में ले ऑफ हो जाता है या कुछ भी, एनीथिंग कुछ भी हो सकता है, टर्मिनेशन हो जाता है एम्प्लॉयज का या कोई भी चीज हो जाती है, एम्प्लॉय किसी भी रीजन से एम्प्लॉय कम हो जाते हैं, तो एम्प्लॉयर 10% कॉन्ट्रीब्यूट करने लग जाता है।
ठीक है ना। और फिर एम्प्लॉयर का जो बाइफिकेशन था कंट्रीब्यूशन का 8.33% ईपीएस में जाता है एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में, एंड 1.67% जो है ईपीएफ में जाता है। ये भी हमने डिस्कस किया था पहले। इसके बाद इट इज एप्लीकेबल फॉर सैलरी बिलो ₹15,000। अब यहाँ पे एक सैलरी की लिमिट है। जिन एम्प्लॉयज की सैलरी 15,000 या 15,000 से कम है तो ये बेनिफिट उन्हें दिया जाता है, उनके लिए कंपलसरी होता है। मेन ये है कि उनके लिए कंपलसरी होता है। 15,000 के ऊपर भी जिनकी सैलरी है उनको भी दिया जा सकता है ये, पर उनके लिए ऑप्शनल होता है। लाइक आपकी सैलरी अगर 25,000 है तो ये आपके लिए ऑप्शनल है कि आप पीएफ अपना कटवाना चाहते हो, पीएफ आप करना चाहते मतलब एप्लीकेबल करवाना चाहते हो या नहीं, ये आपकी चॉइस है। अब सपोज इसमें ऐसा भी होता है कई लोगों ने 15,000 से अपनी 15,000 इन हैंड जो सैलरी है वहां से अपनी शुरुआत करी होती है, फिर धीरे 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 करके वो बढ़ता है, मनी बढ़ता है, उनकी इंक्रीमेंट होता है, तो अब इंक्रीमेंट होकर उनकी 25,000 सैलरी हो गई है। तो फिर अब ये तो शुरू से ही मतलब जब उनकी 15,000 थी तो तब से उन्होंने मतलब एप्लीकेबल करवा लिया होगा ना, तो अब उनका चेंज नहीं हो सकता है, अब उनको फिर करवाना ही पड़ेगा। ठीक है ना। अब अगर स्टार्टिंग ही आपकी 25,000 या उससे भी ज्यादा से हो रही है तो ये ऑप्शनल है, आप करवा चाहो तो करवाओ, नहीं चाहो तो नहीं करवाओ। काफी लोगों को ये पता नहीं होता है, बट ये ऑप्शनल होता है। अगर 15,000 से आपकी सैलरी ज्यादा है तो ये फिर आपके लिए ऑप्शनल है। और अगर आपने शुरुआत 15,000 से करी है और इंक्रीमेंट होके अब आपके बढ़े हैं पैसे, तो फिर ये स्टार्टिंग से अगर एप्लीकेबल है आपके उसमें तो फिर अभी एप्लीकेबल ही होगा ना, फिर अभी भी कंटिन्यू में चलेगा वो ऐसा। बट 15 या 15 से कम वालों के लिए ये मैंडेटरी है। इट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंसेस। एंड थर्ड है सम कंपनीज हैज फिक्स्ड अमाउंट फॉर प्रोविडेंट फंड, दैट इज अगर कुछ कंपनी में क्या होता है प्रोविडेंट फंड का फिक्स्ड अमाउंट कंट्रीब्यूशन रहता है, क्योंकि क्या है इसकी लिमिट है 15,000। 15,000 इसकी लिमिट है कि तो 15,000 का अगर 12% हम करते हैं तो 1,800 आता है। तो फिर कई कंपनीज में क्या होता है कि पीएफ का अमाउंट फिक्स्ड रख देते हैं 1,800। 1,800 एम्प्लॉयर की साइड से भी, 1,800 एम्प्लॉय की साइड से भी। फिर एम्प्लॉयर की साइड वाला वो बाइफिकेट हो जाता है कि ईपीएफ में कितना जाना है और ईपीएस में कितना जाना है, ऐसा। Now, this is also one of the important topic of PF, that is UAN number, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। जब भी हम अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं पीएफ में, पीएफ के लिए जब भी फर्स्ट टाइम हम अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो हमें एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर अलॉट किया जाता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन से, ईपीएफओ से। ठीक है, उसको यूएन नंबर बोलते हैं। यूएन नंबर इज एन आइडेंटिफिकेशन नंबर विच इज अलॉटेड टू एवरी इंडिविजुअल by EPFO. It is a 12-digit number which is provided by EPFO as I mentioned earlier, and it remains same throughout the life. जब हम फर्स्ट टाइम रजिस्टर करवाते हैं हमारा पीएफ के लिए, जब फर्स्ट टाइम हम भी जब भी रजिस्टर करवाएंगे फर्स्ट टाइम तो हमें एक यूएन नंबर अलॉट होता है, वो 12 डिजिट्स का नंबर होता है। अब हम भले कितनी बार भी ऑर्गेनाइजेशन चेंज कर लें, कितनी बार भी हम स्विच कर लें, वो जो नंबर होगा वो आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा वो हमेशा सेम रहेगा थ्रू आउट योर होल लाइफ। आप कितनी बार भी स्विच कर लो, कुछ भी कर लो, वो हमेशा सेम रहेगा। सो या now, thank you guys for watching my video, and please support, please do like, comment, subscribe and share, and also comment if you have any query, and if you want to suggest any topic to me so that I can prepare more videos on that. So yeah, please, thank you so much. Please like, subscribe and share.